हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज अलग सुबह बलूचिस्तान के शहर हरनाई में ज़लज़ला आया जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तकरीबन कहा यह जा रहा है कि 20 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 100 के करीब जो मट्टी के मकान बने हुए थे वो मुनहदिम हुए हैं और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसमें भी क्रैक्स पड़ गए हैं। अभी तक हम ये हरनाई की बात करें, जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं वो खुले आसमान तले बैठे हैं क्योंकि उनके मकान भी मुनहदिम हुए हैं और वहाँ तक आखिरी इत्तलात आने तक जो PDMA है उसने इमदाद पहुँचानी शुरू कर दी है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी से। हमें कोयटा से ज्वाइन किया है। शाहवानी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो भी बताइएगा, मगर उससे पहले ये बताइए कि कितने लोग हैं वहाँ जो इस वक्त खुले आसमान के तले हैं। देखिए, खुले आसमान के तले दो वजूहत हैं। एक तो घरों में क्रैक्स पड़ गए हैं, जाहिर है इस खौफ की वजह से भी लोग आज घरों में नहीं जा रहे। दूसरा ये है कि जो घर सलामत हैं लेकिन आफ्टर शॉक्स के खतरात के पेश नज़र लोग वहाँ पर जाहिर है अपने घरों में जाने से कासिर हैं। एक ये वजह है और एरिया है दूर दराज। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि कितने लोग इस वक्त जो है खुले आसमान तले हैं, लेकिन कोशिश ये हम कर रहे हैं कि जितने भी लोग इस वक्त बाहर हैं उन सबको टेंट फराहम किए जाए, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट उनके लिए किया जाए और अलग सुबह से पाक फौज के हमारे जवान, उनके हेलीकॉप्टर्स, पैरामेडिक्स, FC के जवान, PDMA, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वॉलंटियर्स सब जो है कोशिश कर रहे हैं कि पहले रेस्क्यू मिशन को उन्होंने तकमील तक पहुंचाया। अब जो रिलीफ मिशन है बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। खुराक हमने लोगों तक पहुंचा दिया। मजबूरी तौर पे 15 से 20 किलोमीटर रेडियंस है इस तबाहकारी की और 100 से जायद घर जो है फुली या पार्शली वो डैमेज हो चुके हैं। 15 लोगों की शहादतें हो गई हैं, 200 प्लस लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जिनमें 27 सीरियस थे। उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेज, एयर एम्बुलेंस के जरिए कोयटा वो जेर इलाज है। बाकी जिनको माइनर इंजरीज थे उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसके अलावा जाहिर है स्कूल्स को भी नुकसान हुआ है, उसका भी हमने रिपोर्ट मंगवा लिया है। हॉस्पिटल को, BHUs को, उसको भी नुकसान। शाहवानी साहब, जो हरनाई को मिलाने वाली मेन शाहराहें हैं उन पर भी ये इत्तलात आई थी कि पहाड़ी तोदे गिर गए थे और वहाँ पर भी FC और जो है फ़ौज के जवान काम कर रहे थे। वहाँ अब क्या सूरत हाल है? क्या सड़कें जो रीच है बाय रोड हरनाई तक वो अब मुमकिन हो पाई है? जी, वो जो है बहाल हो गए हैं। ट्रैफिक के लिए हमने जो तोदे थे मिट्टी के वो हटा लिए और ट्रैफिक जो है रवां दवा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5.9 मैग्नीट्यूड के बावजूद भी अल्लाह का एहसान रहा, क्योंकि ज्यादा देर तक जो है ये जो शौक है वो ठहरा नहीं, वरना खुदा न ख्वास्ता बहुत तबाहकारी हो सकती है। तकरीबन बलूचिस्तान के 70% डिस्ट्रिक्ट में ट्रिमर जो है वो महसूस किए गए, कोयटा में महसूस किए गए। तो अल्लाह ने वहाँ बिजली बहाल हुई है? अभी बिजली फुली बहाल नहीं हुई, इसीलिए लोगों को हमने गैस सिलेंडर भी दिए हैं और लाइट्स का भी जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है वो हमने उनके लिए किया है, टॉर्च वगैरह लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। अच्छा लियाकत साहब, अभी मैं पढ़ा था सोशल मीडिया पर कि जो ज़ाहिर जैसे आपने कहा कि जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको क्वेटा मुंतकिल किया गया, वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है जो पब्लिक से मिल सकती है? मैं अभी पढ़ रहा था कि खून की अतिया की ज़रूरत है, क्या ये सच है या थिंग्स आर अंडर कंट्रोल? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं। 27 लोगों को अगर गवर्नमेंट खून भी ना फराहम कर सके, अपना खून जो है हमारे जो MPAs हैं या हमारे लोग हैं, ये कहना मुनासिब नहीं। बहरहाल ऐसी कोई इशू नहीं है, कोई इमरजेंसी। तो अभी कोई मतलब रिलीफ अभी पब्लिक की तरफ से कोई रिलीफ की तो जरूरत नहीं है? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपने तौर पे कोई अगर खिदमत करना चाहते हैं, हम किसी का हाथ नहीं रोकते, उनकी मर्जी है, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सिर्फ एक इशू है कि दूर दराज के एरियाज हैं, तमाम लोगों तक पहुंचना और फौरी तौर पे टेंट वगैरह ट्रांसपोर्ट करके उनको ये रिलीफ फराहम करना। टेंट की हद तक थोड़े मुश्किलात है, लेकिन खुराक
ऑलमोस्ट हमने लोगों को पहुंचा दिए हैं, और ऐसे लोग भी नहीं है कि खुद से जो है उनके नेबर्स या आसपास के लोग उनको खुराक ना फराहम करें। सोशल मीडिया पे आपको पता है बात का पतंगड़ बनाया, इसीलिए मैंने कहा था कि आपसे कंफर्म कर लूं ना। जी 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 जी। तो ये और बता दीजिएगा कि ये जो रिलीफ है, या अब जो जिनके घर गिर गए हैं, जाम कमाल साहब ने ट्वीट तो कर दी थी कि हर मुमकिन हेल्प की जाएगी, तो उनकी बहाली के काम में हुकूमत कितना हाथ बटाएगी उन लोगों का? मुकम्मल तौर पे जितने भी घर डैमेज हुए हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। जो शहादतें हुई हैं उनके लवाकिन को फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे। जो जख्मी है उनका इलाज भी करा रहे हैं, इलाज के बाद मजीद भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, अपने लोगों के साथ हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। अच्छा, अब पाकिस्तान इसलिए कि हैव यू बीन टू दैट एरिया? हरनाई की तरफ। अच्छा, मैं गया हूँ। उससे पहले अली अहमद ख़ान 97 का जो ज़लज़ला आया था उन्होंने कवरेज की थी। बेसिकली ये पहाड़ों के दरमियान है, तो दो ही रास्ते हैं, एक जो है वो लोरालाई की तरफ निकलता है और एक वाया ज़ियारत कोयटा से जो रास्ता आ रहा है। कोयटा वाला रास्ता उस ज़माने में, आई एम टॉकिंग ऑफ 2010 जी, पथरीला रास्ता था, 4 व्हीलर चल सकते थे। लेकिन जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो लोरालाई को नीचे जो पहाड़ों पे उतर रहा है वो खुला रास्ता है। वहाँ जो है उस ज़माने में भी जो फ्लैश फ्लड्स कवर करने में गया था, तो उस ज़माने में भी एक वो जो नाम के होते हैं BHUs वगैरह वो तो थे, लेकिन जाहिर है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी डॉक्टर नहीं थी, और जो जूनियर अमला था कंपाउंडर के लेवल पे वो चला रहे थे, और सारा का सारा जो निज़ाम था वो 2 या 3 प्राइवेट मेडिकल स्टोर थे उनके, जो जैसा कि आपको पता है। हालांकि 2007 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बन गया था। पाकिस्तान अगर हम ओवरऑल देखें तो एक कहा जाता है ना अर्थक्वेक प्रोन और हाई साइज्मिक जोन में है। अच्छा, इसके पीछे भी एक वजह है और वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर इसकी थोड़ी सी साइंस की कोशिश करें। करोड़ों साल पहले ये जो पूरा जो हमारा इलाका है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, ये था अफ्रीका का हिस्सा। ओवर द ईयर्स ये वहाँ से टूट के ये हिट किया, एक तरह से कोलाइड किया इसने एशिया के साथ। तो इसको हम कहते हैं ना इंडियन प्लेट, और वो आके टकराई है यूरेशियन प्लेट के साथ। अच्छा, इस टकराने से जो हिमालयस हैं वो फिर पैदा हुए। अच्छा, ये सिलसिला अभी भी जारी है। अगर आप देखें तो ये जो प्लेट्स हैं इनकी मूवमेंट अभी भी चल रही है। जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, आप देख रहे हैं इसकी जो एरोज हैं इस तरफ जा रही है। यूरेशियन प्लेट जो है वो दूसरे रुख में कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं। अगर आप अब ये प्लेट पिक्चर देखें, अगली वाली जो यहाँ के जो प्लेट्स की जो मैप है, ये जो आप ब्लैक लिए बिल्कुल, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू गुजर रही है। ये है फॉल्ट लाइन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच। हरनाई जो है ऑलमोस्ट डायरेक्टली इस फॉल्ट लाइन पर है। चुनाचे जो हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों ने एक साइज़मिक मैप बनाया हुआ है पाकिस्तान का। अगर वो हम लगाएं उसमें मुख्तलिफ कलर्स असाइन किए हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो डार्क ब्लू है ये है जोन 1, मतलब कि बहुत कम खतरा है। वहाँ से हम बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं जोन 4 तक, जो रेड एरियाज़ हैं, जो हाईएस्ट साइज़मिक जोन है। आप देख सकते हैं कि जो बालाकोट और आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट में, वो इसमें है। जो बॉर्डरिंग एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का, बिल्कुल चित्राल अफगानिस्तान, वो है। और ये बलूचिस्तान के बीच में आप ये जो रेड देख रहे हैं, हरनाई भी इसकी बेसिकली कोयटा हरनाई का जो पूरा रेडियस है वो इसमें शामिल है। लेकिन शुक्र की बात ये है कि जो 97 में जो ज़लज़ला आया था उसमें कैजुअल्टीज़ 100 से ज़्यादा हुई थी, और सिर्फ हरनाई शहर के अंदर 75 लाशें जो हैं वो उठाई गई थी। लेकिन अच्छा, शॉक भी थोड़ा सा बड़ा था, 6.4 था उस ज़माने में। तो वही बात है कि चूँकि टेक्टोनिक प्लेट के एंड उसके ऊपर है ये एज पे। अच्छा, इसी तरह जो और ये जो रेड जोन है इसमें ज़ियारत भी आता है, जो आपने अभी दिखाया नक्शे में। ज़ियारत में 2008 में आपको याद होगा अक्टूबर में ज़लज़ला आया था 6.4, उसमें 215 हलाकतें हुई थी। अच्छा, उससे पहले 31 में शारक वैली है जो हरनाई से कोई 10-15 किलोमीटर बाहर की तरफ है, वहाँ पे 7 पॉइंट का ज़लज़ला आया था और वहाँ अच्छी खासी हलाकतें हुई हैं।
उससे पहले भी 1909 में 7 पॉइंट का, लेकिन मदर ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स क्वेटा वो है क्वेटा का 31 मई 1935। ये भी वही रेड जोन वाली कहानी है। जाहिर है कि इतनी डेवलप नहीं थी सूरत हाल, तो पूरा एक तो शहर तो वाइप आउट हुआ ही, लेकिन 30 से 60 हज़ार लोगों के दरमियान कैजुअल्टीज़ का अंदाज़ा है। अच्छा, और ये 3 मिनट तक इसके झटके जारी रहे और इसका जो रेक्टर स्केल पे है 7.7 वेरी इंटेंस जो कि हुआ था। आगरा तक झटके महसूस किए गए थे। और 2005 में जो शुमाली पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है, बालाकोट और आज़ाद कश्मीर वगैरह में, उससे पहले तक इस पूरे रीजन की हिस्ट्री में 1935 का ज़लज़ला जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और शदीद था। तो ये इस एरिया में ये सारे मसाइल हैं और प्लेट से जुड़े हुए हैं सब के सब। ये जैसे आपने कहा कि हालांकि इसकी डेप्थ सिर्फ 15 किलोमीटर्स थी, जो ज़्यादा जो है नुकसानदेह भी हो सकती थी। बिल्कुल। बहरहाल जानी नुकसान है और हम लोग हरनाई के जो अपने भाई हैं वहाँ पर उनके साथ हैं और उम्मीद यही करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है उनके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए वो इक़दाम करेगी जिसके वो अभी तक दावे कर रहे हैं। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और कहने को नैब ऑर्डिनेंस इसलिए आ रहा था कि चेयरमैन नैब के ओहदे को तौसी दी जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके दरमियान कोई मुशावरत का सिलसिला बन नहीं रहा था। हुकूमत तैयार नहीं थी अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए। मगर अब जब ऑर्डिनेंस सामने आया है तो कहानी कुछ और ही है। अब इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जितने भी हुकूमती फ़ैसले होंगे, चाहे वो वफाकी काबीना के फ़ैसले हों, चाहे वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के फ़ैसले हों और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के फ़ैसले हों, एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के फ़ैसले हों, जो डेवलपमेंट वर्क्स के फ़ैसले हों और तो और जो बैंकिंग के मुकदमात हैं, टैक्सेशन के मुकदमात हैं, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी, नैब को उसके दायरे कार से बाहर कर दिया गया है। उसके अलावा जो बिज़नेसमैन हैं उनको भी वो नहीं छेड़ सकते, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं उनको भी नहीं छेड़ सकते। तो क्या अब नैब खाली लूडो खेलने के लिए रह गई है? अब देखो, अब इसमें अब हाँ 2 पॉइंट्स हैं, हम थोड़े सेंटर की बात करेंगे। एक नुक्ता नज़र से आप कह सकते हैं कि यार नैब क्या फिर सिर्फ बाकियों के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है, 1 पॉइंट। दूसरी चीज़ है कि काफ़ी टाइम से कंप्लेंट्स भी आ रही हैं स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी से, और ये भी हमें सुनने में आ रहा है कि जी कोई ब्यूरोक्रेट कोई चीज़ साइन करने के लिए तैयार नहीं है, उनको वो लगता है कि नैब आ जाएगा। अगर हर चीज़ के ऊपर नैब ने इंटरफेयर किया तो हाउ विल गवर्नेंस रन। ये दो हैं अपोजिंग व्यूज। दो सीनियर हकीकत क्या है ब्यूरोक्रेट्स को, जिसमें फवाद हसन फवाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, और दूसरे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो शहबाज शरीफ के साथ थे, दोनों को 2 से 2.5 साल जेल में रखा गया और इवेंचुअली निकला कुछ भी नहीं। तो कुछ तो करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या ये है? अच्छा, अपोजिशन जो जिसका मुतालबा था कि जी इस चीज़ को हटाया जाए और इसको जो सियासी इंतकाम के टूल के तौर पर यूज़ किया जाए, अब वो कह रही है कि नहीं, ये जो इमरान हुकूमत है ये ख़ुद को बचाने के लिए लेके आ रही है। ज़ाहिर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, किसी हद तक दुरुस्त है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आईनी शराइत हैं, जैसे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन की शर्त है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में, ये क्या आइन के ताबे है या एक आदमी के मूड के ताबे है? जी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं ज़रार खोड़ों से बात नहीं कर रहा। अच्छा, आइन भले जो मर्जी कहता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस पे भी बात होनी चाहिए। एक और बात ये भी है कि मीनिंगफुल का मतलब क्या है। हाँ, उनके लिए मेरा ख्याल मीनिंगफुल का मतलब है कि यार हमारा मूड ही नहीं हो रहा। इन सब आपके सवालात के जवाब के लिए हमने जो साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं राजा आमिर अब्बास, माहिर कानून हैं, सीनियर वकील भी हैं, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो आमिर साहब। आपकी नज़र में ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये क्या नैब के जो विंग्स क्लिप करना यानी उसके पर काटने के मुतरादिफ है, या हुकूमत खुद को बचाने के लिए लाई है, या ये ज़रूरी था? 3 ऑप्शन। देखिए, हमें नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में पहले ही कुछ होली काउस थी, अब उन होली काउस में कुछ इजाफा नज़र आ गया कि नैब पहले
किसी आर्मी ऑफिशियल्स को चेक नहीं कर सकती थी, जजेस को नहीं देख सकती थी। अब उसमें इजाफा ये कर दिया कि कैबिनेट अगर कोई डिसीजन करती है तो वो बाहर होगा। उसके बाद दूसरी जो बॉडीज़ हैं कि अगर जैसे कोई भी अगर डिसीजन है वो कैबिनेट में या कहीं इन बॉडीज़ में आप रख देंगे और कोई सब्सिडी दे दी जाती है कि जनाब यूरिया पे सब्सिडी दे दीजिए, आप चीनी की जो सी एक्सपोर्ट शुरू कर दें या इंपोर्ट में आप ये ड्यूटीज़ लगा दें, वॉट एवर इज़ डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, फेडरल, प्रोविंशियल या एक्नेक या दूसरी जो बॉडीज़ हैं, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। नाउ द पॉइंट इज़ कि अपोजिशन को ये बड़ा बुरा लग रहा है कि ये कौन सी अमेंडमेंट्स आ गई हैं। इससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल को भी एक ऑर्डिनेंस से पिछले 6 महीनों से ये इन्होंने बिठाया हुआ है कि जनाब उस ऑर्डिनेंस के तहत एक्सटेंशन दी हुई है, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो अ टेन्योर पोस्ट 3 साल की है, लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया। अब इसका वाहिद रास्ता ये है कि क्या ये अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बेसिस पे इसको चैलेंज किया जाता है कि जो आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इस मुल्क में डिस्क्रिमिनेटरी लॉज आएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होगी कि ए सेट ऑफ पर्टिकुलर पर्सनस, उनको नैब बिल्कुल जोन सी है उसको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के दायरे से बाहर रखेंगे। अगर आप प्राइवेट पर्सन को कुछ नहीं कहते, लाइक आपकी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ डायरेक्ट हुकूमत से इन्वॉल्व तो नहीं हैं, लोगों को फाइलें बेचते हैं, लोगों के ज़मीनें होती नहीं उनके पास, तो क्या नैब उनको नहीं पकड़ेगा? क्या चीटिंग पब्लिक एक्ट लार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नैब के दायरा कार से बाहर कर दिया जाएगा? फिर गुड फेथ को हाउ वुड यू डिफाइन? इन्होंने कहा कि जी अगर आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या प्रोसीजरल एरर की वजह से, व्हाट इज अ प्रोसीजरल एरर? ये प्रोसीजरल एरर यही होता है कि आप पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप प्री क्वालिफिकेशन में कोई ऐसी फर्म को ले आते हैं कि जो आपके रूल्स, पेपरा रूल्स के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते, तो हमारे जो 70 to 80% केसेस इस वक्त नैब की अदालतों में चल रहे हैं, मैं खुद काफ़ी सारे केसेस देख रहा हूँ, उसमें बेसिक यही किया गया कि पेपरा को फॉलो नहीं किया, टेंडर दे दिया गया, टेंडर में वो कंडीशंस नहीं थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं थी। अल्टीमेटली क्या होता है कि करोड़ों की जो काम होता है वो अरबों में चला जाता है। लेकिन अब नैब के पास ये शवाहिद होने चाहिए कि ये करने के लिए उस शख्स ने इनको पैसे दिए थे या उसने उस शख्स को कोई इस किस्म की ग्रेटिफिकेशन दी थी। भला अब आजकल ग्रेटिफिकेशन की कोई रिसीट तो नहीं देगा, कोई बैंक से ये ट्रांजैक्शंस तो नहीं होगी। तो अब एक्चुअली ये हो रहा है कि उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि अगर दोबारा से इन्हीं साहब की, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की, अगर ये 4 साल के लिए मज़ीद उन्हीं को रिकमेंड कर देते हैं कि इन्हीं को हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनको प्रपोज किया जाता है कि ही शुड बी द नेक्स्ट चेयरमैन फॉर अनदर टर्म ऑफ 4 years, जो कि मौजूदा ऑर्डिनेंस इजाज़त देता है, तो फिर ये होगा कि ये तो क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन स्पेसिफिक एक कानून लाए हैं। अगर तो ऐसा होगा कि नहीं, इनकी जगह ए की जगह बी का नाम आ जाता है, तो फिर अभी आप बात कर रहे थे मीनिंगफुल कंसल्टेशन, मीनिंगफुल कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने कह दिया जी प्रेसिडेंट साहब 3 नाम वहाँ से ले लेंगे, 3 नाम अपोजिशन से लेंगे, इफ़ दे एग्री, इफ़ दे आर हैविंग अ कंसेंसस। कंसेंसस कहाँ से आएगा भला? अगर कंसेंसस नहीं होता है तो पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी में अगेन जो इशू आ रहा है कि 6 मेंबर्स हैं, 12 मेंबर्स हैं, अगर 12 में दोबारा से इक्वल लेवल पे आ जाते हैं तो इट मींस कि आप अगेन यू आर एट अ स्टैंड स्टिल। अब इलेक्शन कमीशन में ये होता है कि जब इक्वालिटी हो जाती है पार्लिमानी कमेटी में तो मैटर इज़ रेफर्ड टू सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने वो शिक भी नहीं रखी, तो उस सूरत हाल में ये होगा कि जो साहब कंटिन्यू कर रहे हैं, चेयरमैन साहब, वो भले से 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक वो डेवलप नहीं होता कि जी एक आध कोई बंदा एक दूसरी पार्टी का खरीद के इस तरफ ना आ जाए, तो ये कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें बहुत से इश्यूज ऐसे हैं सॉरी, जो हमें नज़र आ रहे हैं कि जो अमेंडमेंट्स तो वही हैं कि जब अपोजिशन ने वो 34 अमेंडमेंट्स दी थी उसमें भी ये काफ़ी सारी शिकें मौजूद थी। और फिर एक्सटेंशन का
सॉरी, एक और मकसद ये होता है कि नैब का पर्पस था कि आपने चेयरमैन नैब को कोई बेच नहीं देनी कि भाई मेरे आप ये 4 साल काम कीजिए, ये काम अगर आप अच्छा कर देंगे या इसको अगर नहीं करेंगे तो व्हाट वी कैन ऑफर यू इज़ अनदर टर्म ऑफ 4 years। तो इस चीज़ से एक इंसेंटिव ओरिएंटेड ये एक जॉब बन रही है, वो इंडिपेंडेंस इसकी ख़त्म हो रही है। तो आई बिलीव कि इफ़ इट इज़ चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कोर्ट्स इसमें ज़रूर इस हद तक इसको नल एंड वॉइड करार देने में काफ़ी सारे इनके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है आमिर साहब, एक वक्फा लेना है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब से, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। जो नैब का ऑर्डिनेंस आया है, आमिर साहब ये बताइए कि ये जो ऑर्डिनेंस लेकर के आए हैं क्या ये उन अपोजिशन के रहनुमाओं पर भी लागू होगा जिन्होंने काबीना के तहत फैसले पे अमल दरामद किया, मसलन साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जिनके ऊपर LNG का स्कैम बना हुआ है, या ये सिर्फ BRT, मालम जब्बा या LNG की स्पॉट फिक्सिंग, इस तरह के मामलात को कवर अप करने के लिए आपके ख्याल में बनाया गया है जो इस हुकूमत के हैं? देखिए, एक तो जो ऑर्डिनेंस होता है इसे हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म लेजिस्लेशन है, ये 120 डेज़ के लिए है, देन अगेन 120 डेज़ के लिए इसको मैक्सिमम आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो बिफोर द सेम पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ने इसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, इसको पास करना है या नहीं। एनी हाउ अगर ये सक्सीड करते हैं इसमें तो जो मौजूदा ऑर्डिनेंस है ये जो इसका किस किस पे ये जाके लागू होगा, ऑब्वियसली तमाम पेंडिंग इंक्वायरीज़, तमाम पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, तमाम पेंडिंग ट्रायल्स एज ऑफ टुडे उन तमाम पे ये लागू होगा। और उसमें अगर कहीं भी कैबिनेट की अप्रूवल है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया हुआ है, अब इन्होंने बहुत सी चीज़ें टैक्सेशन की निकाल दी गई हैं। होता है ऐसे ज़ैदी साहब के पहले कानून में ये था कि अगर लोगों को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ जिनको आपने नवाजना होता था तो कुछ SROs निकाल दिए जाते थे रातों रात, और उस SROs के ज़रिए बहुत कुछ दे दिया जाता था, रिबेट्स दे दी जाती थी, बहुत सी छूट दे दी जाती थी। तो वो भी एक नैब के दायरा कार में एक जुर्म था कि अगर आपने इनको ये फ़ायदा देने के लिए एक SRO या कोई नोटिफिकेशन कर दिया है, अब उसको भी इसके एम्बेड से अगर निकाल दिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि जो बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी या जो इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के साथ होती है, फिर आप कहते हैं कि जनाब अगर आपने ये जो बड़े बड़े स्कीम्स हैं अगर ये पार्लियामेंट से कर लीजिए, साफ पानी को अगर आप कैबिनेट में ले जाते हैं तो फिर इस मीन्स ओके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में बहुत से आए हुए हैं, अभी बहुत से नैब के केसेस चल रहे हैं कि जनाब इसमें इतनी बड़े पैमाने पे करप्शंस हुई हैं, लेकिन अगर कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया कि जी फलाने ग्रुप को इतनी एड्स देनी है, ये करना है, ये जो कुछ भी है, तो क्या वो इसके कॉग्निजेंस नैब नहीं ले सकेगी? तो आई बिलीव कि इसको अगर आपने एक टूथलेस टाइगर बनाना ही है नैब को, तो वाई यू आर स्पेंडिंग सो मच, फिर ये रिकवरीज किससे होंगी? सही बात। तो आपकी रिकवरीज, आपकी कराची में जो केस हुए MDA का, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उससे पहले अगर आप कैबिनेट की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस ज़माने में मौजूदा जो वज़ीर आला साहब हैं, तो मौजूदा वज़ीर आला ये शर्जील या ये तमाम चीज़ें अगर कैबिनेट से राउट होती है, एक MBR उसमें ये काम करता है, तो ये तो ऐसी चीज़ें आएंगी कि जहाँ पे नैब काम नहीं कर पाएगा, नैब रह जाएगा किसी पटवारी के लिए, किसी ग्रेड 16, 17, 18 के लिए। आपने बात की आहद चीमा की और फवाद हसन फवाद की, तो क्या इनको आप इनके एसेट्स को नहीं देखेंगे कि अगर आपके पास वाकई इनके या बेनामी के अरबों रुपए के एसेट्स हैं, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अगर चैलेंज होंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। अदरवाइज़ इस पोजीशन में नैब फिर एक ऐसा इदारा रह जाएगा कि गालिबन उसका स्टेटस वो ही एंटी करप्शन के अदारे के बराबर आ जाएगा। अच्छा, तो राजा साहब एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं और यकीनन आपने इसको स्टडी भी किया है, आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो ये तो वही बात नहीं हो रही जो अपोजिशन पहले से ही चाह रही थी
कि जी अपोजिशन ने बार बार कहा है कि जी इसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है एक हथियार की तरह, सियासी इंतकाम की तरह। तो अगर इतना ही टुथलेस हो जाएगा इस ऑर्डिनेंस के बाद, यकीनन सिटिंग गवर्नमेंट को भी फेवर मिलेगा, लेकिन जो केसेस चल रहे हैं जैसे आपने अभी जिक्र किया, वो भी तो इससे ख़त्म ही हो जाएंगे ना। तो ऑपोजिशन का इस पर इतना गुस्से होना समझ में आ रही है आपको? नहीं, मैं समझता हूँ अपोजिशन तो फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन या पॉलिटिक्स, अदरवाइज मैंने वो इनका मसवदा भी देखा था, वो इनका मसवदा भी वो इसी से मिलता जुलता था, बल्कि उसमें भी ऑलमोस्ट 90% माँ सिवाय चेयरमैन नैब के तकरीबन यही उसमें शिकें मौजूद थी। अब आपके सामने केसेस चल रहे हैं वो रेंटल पार्क के बहुत से पुराने, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ और उस वक़्त के फिर कारके का केस चल रहा है, फिर दीगर केसेस हैं। वो तमाम चीज़ें डिसाइड हुई हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। ये जो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि उस वक़्त की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और किस तरीके से 7% से 14% उसके चार्जेस चले गए। तो ये तमाम चीज़ें आपको ड्रॉप करनी पड़ेंगी, ये तमाम केसेस ख़त्म होंगे और अल्टीमेटली केसेस क्या रह जाएंगे कि जनाब केसेस ये रह जाएंगे कि जनाब ये कोई किसी आप पटवारी को पकड़ेंगे, किसी आप ग्रेड 18, 19, 20 के अफसर को पकड़ेंगे। दो कनाल आपने आगे पीछे किए थे हाउसिंग। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि ये हाउसिंग स्कीम्स के जो इतने मेगा केसेस हैं कि जिसमें फाइलें बेची जाती हैं, जिसमें मौके पे नहीं होते, वो तमाम केसेस भी फिर आपके इल्म में होगा वो डबल शाह, वो मुतारबा में जनाब आम आवाम से पैसे आम आवाम से पैसे हथियार लिए जाते हैं कि जनाब हम आपको डबल करके देंगे, करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है और उसको भी नैब के एम्बेड से अगर आप ख़त्म करेंगे, देन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फिर नैब का पर्पस क्या रह जाएगा। अच्छा, ये जो है हम जो बात कर रहे हैं कि अपोजिशन वो एक हाउ हु तो करेगी, जाहिर है कि उसे मुंह भी दिखाना है। अंदर से खुशी होंगे नहीं, अंदर से इस लिहाज से खुश हैं कि आप ये देखेंगे ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है जी, इस पे अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इशारा दिया है, रिक्विजिशन किया है 150 MNAs ने कि फौरन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की। हालांकि अगर ये कोर्ट जाएं तो सीधा सीधा केस इस लिहाज से है कि पीपल्स पार्टी ने जस्टिस दीदार हुसैन शाह को नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया था। तो चौधरी निसार अली खान लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मीनिंगफुल कंसल्टेशन तो हुई नहीं है इस केस में, तो उनका जो है वो वापस लेना पड़ा था। तो अब जो इन्होंने सदर ममलिकत को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक महवर बना दिया है और पार्लिमानी कमेटी भी इंट्रोड्यूस करा दी है, तो आपको ख़तरा है कि अपोजिशन का तो खैर फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन सदर की अपनी जो ज़ात है वो ये सदर हो या आने वाला सदर हो, वो मुतनाज़ा हो जाएगी। पार्टी बन गए वो अदालत का जज भी हटा सकते हैं, अब इसमें कुछ भी कर सकते हैं वो। जी इसमें ऐसा है कि ये जब ये दीदार हुसैन शाह का केस हुआ था, आई वॉज देयर इन नैब, और उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल थे इरफान कादिर। इरफान कादिर को उन्होंने सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट दे दी थी, ऑल्दो बीच में गैप दे दिया था कुछ सालों का। उन्होंने कहा जी नहीं, ये अपॉइंटमेंट ही गलत है, ही कैन नॉट बी री अपॉइंटेड इवन इफ देयर इज ए गैप ऑफ 2 और 3 years। तो उसकी इरफान कादिर साहब की भी उन्होंने नल एंड वॉइड कर दी थी। अब मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का आपने अपोजिशन की बात की, याद आ रही थी एक बात कि उन्होंने कहा जी नैब में अमेंडमेंट्स नहीं करते। वो कहते ने ऐसी क्यों करिए, हम तो भुगत चुके हैं, अब इन्होंने भुगतना है तो हम तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे। सही है, ये मियां साहब ने कहा था जी। तो अब बात ये है कि जनाब वही आपकी बात, द प्रॉपर फोरम इज, अब इनको पता है कि जी पार्लियामेंट में रिक्विजिशन करेंगे, क्या बहस करेंगे पार्लियामेंट में। देखिए अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं जैदी साहब, तो अपोजिशन की दो मेन जमातें हैं, उन दोनों की जो टॉप की टीयर लीडरशिप है, वेदर इज आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ एंड देयर फैमिली एंड देयर सेकंड टीयर जितनी भी हैं, ये तमाम के ऊपर बहुत मेगा लेवल के करप्शन के एलिगेशंस हैं। अगर करप्शन के एलिगेशंस हैं तो हुकूमत के में भी काफ़ी लोग हैं जिन पे हैं, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि ये कोई एक स्ट्रॉन्ग नैब या एक स्ट्रॉन्ग जो सा है आपका इत्तेसाबी अदारा या कवानीन बनाएंगे। दे ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, और ये कहते हैं कि जी ठीक है
इस अदारे में अगर कमज़ोरी होगी, इन कवानीन में अगर कमज़ोरी होगी, और अगर ये ऐसा पेपर टाइगर की तरह चीज़ें होंगी, तो इट सूट्स ऑल ऑफ देम, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में जो एहतसाब या जो करप्शन की ये नासूर है उसको मज़ीद तक़वियत देने की तरफ ये चलेंगे, एंड दे वुड बी हैप्पी इनफ। बहुत और सब हंसी खुशी रहने लगे। और सब एक पेज पर है, कहते हैं ना, कितनी खुशी की बात है यार, आप हमेशा कह रहे होते कि एक पेज पे होना चाहिए। वो पड़ा है एहतसाब का बयानिया जो हम और 22 साल की जो है वो सोच रहे हैं कि मेरे सारे इख्तियारात ले लो, पर यार मुझे सीट पे रहने दो। अच्छा देखें यार, नहीं देखें, आप थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट भी दें। ये है नैब ऑर्डिनेंस और पूरे 20 पेजेस हैं। हो सकता है अभी तक 20 पढ़ी नहीं है जी, मतलब 20 से भी ज्यादा। अच्छा, एक तो ये चीज है कि अभी जैसे बात कर रहे थे ना, इमरजेंसी लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस जो होती है, हाँ, ऑर्डिनेंस यार आर्टिकल 89 के तहत बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन किस वक्त इसकी जब इंटरप्रिटेशन पर हम आते हैं, हाँ, कि यार पार्लियामेंट या जब सेनेट नेशनल असेंबली सेशन में ना हो, और अगर सदर पाकिस्तान को ऐसे लगे कि यार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आपको फौरी एक्शन लेने की जरूरत है, आप ऑर्डिनेंस ले आ सकते हो। मतलब कि स्टेपनी है ना यार, आपके टायर फट गए, आपने स्टेपनी लगा दी, बुलडोज कर रहे हैं बात सुनो, खुशी का मौका है, नेशनल एनआरओ मिल गया है, तुम खामखा कीड़े निकाल रहे हो। मेरा काम है कीड़े निकालना, मेरा काम है। खुश हो जाओ यार, अपोजिशन भी खुश है, हुकूमत भी खुश है, तुम्हें क्या मसला? मैं किसी हाल में खुश नहीं हो सकता। अच्छा, अगला सेगमेंट तुम्हारा है। चलो ठीक है, फिर वक्फा ले लो। वेलकम बैक। बायोनिक्स पाकिस्तान एक ऐसा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिसको हमने बार बार इस शो में हाईलाइट किया है, और वो इसलिए क्योंकि वो बार बार नए कारनामे अंजाम देते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मुआज़ जाहिद एक इंजीनियर थे और गिटारिस्ट भी हैं, 26 ईयर्स ओल्ड, फ्रॉम लाहौर, और एक बिजली के तार को उनका हाथ लगा एंड उनके हाथ को सीधे हाथ को एम्प्यूटेट करने की ज़रूरत पड़ी। उनका ख्याल था कि शायद वो अभी उसके बाद कभी गिटार नहीं चला सकेंगे, गाड़ी चलाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। लेकिन अगर आप अभी उन्हें देखें तो बायोनिक्स का जो इनको प्रोस्थेटिक लगाए, ना सिर्फ उसके साथ वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप और मैं अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं और गिटार भी इसके साथ प्ले कर रहे हैं। इनको हमने शो पर भी दावत दी थी। आज हम एक बार फिर बायोनिक्स की बात करेंगे, क्योंकि अब बायोनिक्स पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और वो ये है कि दुनिया में पहली बार एक 4 साल की उम्र के बच्चे को प्रोस्थेटिक बल्कि रोबोटिक आर्म इन्होंने बनाकर कामयाबी से इंस्टॉल भी कराई है। ये है मोहम्मद सदीक, जो जब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी, मतलब यानी पिछले साल दिसंबर में, तो उनको एक हादसा हुआ। सुनिए उनके वालिद साहब की ज़बान। ये 2020 दिसंबर की शाम थी कि ये मोहम्मद सदीक ग्रास कटर के साथ खेल रहा था और अचानक बिजली आ गई, इसका 4 जगह पे हाथ कट गया और हमने इसको फिर हॉस्पिटल लेके गए चरसदा से फिर पेशावर हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे इनकी 27 घंटे की सर्जरी हो गई और हाथ को दोबारा जोड़ लिया, लेकिन 3-4 दिन बाद वो ख़राब हो गया। हमने वापस इसको सर्जरी करवाई और इसका हाथ कंप्लीट ख़त्म हो गया। एक माह के लिए छोटा सा सदीक अस्पताल में रहा। इतना ख़र्चा हुआ कि उनकी वालदा को अपने सारे जेवर बेचने पड़े, और जाहिर है कि दिन रात वो अपने बेटे का सोच के रोती थी। लेकिन फिर अ स्मॉल मिरेकल टुक प्लेस। सुनिए। इलाज हमने बहुत सारी जगह देख ली, लाहौर में 1-2 जगह थी, इस्लामाबाद में, लेकिन फिर हमारे दोस्त थे इरफान साहब, उसने हमें कराची में बायोनिक कंपनी का बताया कि आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर लिया। और फिर जब हमने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया तो फिर डोनर का मसला था, क्योंकि उसने कहा कि इस पे ख़र्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर वहाँ पे एक डोनर हमें मिली, मैडम फौजिया नाम था उसका, तो उसने फिर इसके एक्सपेंस बर्दाश्त किए और हम इसको कराची ले के गए। तो बायोनिक कंपनी ने इसका जो हाथ डिज़ाइन किया और बना लिया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस हाथ का नेमत बदल तो नहीं है,
लेकिन फिर भी जो 80% 70% उसके जो काम है वो ख़ुद से करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फ़ानी उठाना, जैसे साइकिल चलाना, जो आस्तीन उसकी लटक रही थी अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बांध रहा है। मतलब उसकी जो 80% लाइफ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ रिकवर हो गई और फैमिली भी काफ़ी भी उम्मीदें पैदा हो गई कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि इसके साथ मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। अच्छा सिद्दीक, जाहिर है कि अभी भी सीख रहा है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ऑपरेशन इसका हुआ, ऑपरेशन तो नहीं था, ये इंस्टॉल होता है, तो वो इतना खुश था कि अपनी वालदा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे दर्जी के पास ले जाओ, मैंने अपनी नई शर्ट सिलवानी है। हाँ, और उसने दर्जी को जाके कहा खुद कि अंकल मुझे ये खुली स्लीव नहीं चाहिए, मुझे बटन वाली स्लीव चाहिए, क्योंकि अब मेरा एक नया हाथ आ गया, मैं खुद अपने बटन बंद कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसको भी तो थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, ये होता कैसे है। अब जैसे मैं अपना हाथ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग से एक सिग्नल जाता है और बिल्कुल वो जैसे बिजली की तार होती है, सिग्नल जाता है मेरे हाथ तक और मैं हैंड मूव्स। यहाँ पर क्या हुआ है कि क्योंकि इसके यहाँ से बाजू कट गया है, तार अभी तक मौजूद है, सिग्नल अभी तक जाता है, लेकिन आगे उसके पास कोई जाने की जगह नहीं होती। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेंसर लगा देते हैं, तो वो सिग्नल फिर उस सेंसर में जाता है और वहाँ से वो रोबोट आर्म में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब मोहम्मद सिद्दीक थोड़ा सा ना अपने हाथ को इस्तेमाल भी कर सकता है। अब जाहिर है कि ये एक्सपेरिमेंटल थोड़ी सी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कभी इस उम्र के इतने छोटे बच्चे को ये हाथ नहीं लगा, वो प्रॉपर्ली न्यूरॉन्स उनके डेवलप नहीं होते। तो बायोनिक्स वालों से भी मेरी बात हो रही थी, अनस नियाज साहब, उनको पहले अपने शो पे भी बुलाया, तो कहते कि पहले हम सोच रहे थे कि यार हम करें भी या हम ना करें, लेकिन कामयाबी से हो गया। जो डोनेशन थी वो 3 लाख रुपए की थी और मेरा ख्याल है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए 3 लाख रुपए इज़ नॉट अ लॉट। अच्छा, खुशखबरी इसमें यह है कि अब जब हमने पहले मेरे ख्याल 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं शायद, जब बायोनिक्स का जब पहला प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे दिखाया था, अब इसका ये है कि ये हर किस्म के वेदर में इस्तेमाल हो सकता है। इसको पानी भी लग सकता है, जंग नहीं लगता। पहला वाला जो था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था और कोई सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोगों के हाथ जलते हैं ना, तो फिर स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है, उससे अक्सर न्यूरॉन्स फिर ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वो थिक स्किन आ जाती है उसके ऊपर। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इसका एक सबूत ये है कि इनका भी एक मुआहदा हुआ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट, अगर मैं सही कह रहा हूँ, साइंसेस, पेशावर में एक इदारा है और वहाँ पर 100 बायोनिक आर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।